नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी YouTube चैनल माइकी मिन में। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ जो गवर्नमेंट का फॉर्म निकलता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो उसके बारे में मैं सिलेबस यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने एक और वीडियो डाल दिया था जिसमें DSSB का सिलेबस मैंने डिस्कस किया था जो कि लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड है। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके वो वाला वीडियो देख लें। और इस वीडियो में मैं, जैसे कि आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, नवोदय विद्यालय समिति डेट इज़ NVS का लाइब्रेरी का सिलेबस डिस्कस कर रहा हूँ। अगर आप लाइब्रेरी के स्टूडेंट हैं, BLIS, MLIS या CLIS कर चुके हैं या कर रहे हैं, तो आपके लिए हमारे चैनल पे बहुत कुछ। यहाँ पे आप सभी को ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्लासेस आपके TEE एग्ज़ाम से रिलेटेड मिल जाएंगे। उसके अलावा जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का फॉर्म निकलता है उसका भी अपडेट हम लोग प्रोवाइड करते हैं। साथ में आप लोगों को लेक्चर का PDF भी प्रोवाइड करते हैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे, और एक नया व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया है। अगर आपने वो वाला ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये पूरा इन्फॉर्मेशन था। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का जो सिलेबस का सीरीज़ चल रहा है उसका ये हमारा अगला लेक्चर है। इसमें हम नवोदय विद्यालय समिति का जो सिलेबस होता है लाइब्रेरी साइंस का, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले एक और लेक्चर डाल दिया है जो कि DSSB का सिलेबस बता रहा है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसको भी देख ले आई बटन पे क्लिक करके। और नवोदय विद्यालय समिति एक ऑटोनॉमस बॉडी है जो कि MHRD के अंदर आती है। MHRD डेट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आती है। तो इसका पूरा हम डिस्कस करेंगे कि लाइब्रेरी साइंस के कितने परसेंटेज ऑफ क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से टॉपिक हैं जो कि आप लोगों को पढ़ने चाहिए। अगर आप लाइब्रेरी साइंस MLIS BLIS या CLIS के स्टूडेंट हैं तो आप लोग पहले से ही, मतलब साथ साथ में अपना BLIS, अगर आप CLIS के स्टूडेंट हैं आपके पास तो काफ़ी टाइम है। अगर आप BLIS के स्टूडेंट कर रहे हैं तो आपके पास भी टाइम है। बट अगर आपने BLIS भी कर लिया है, MLIS भी कर लिया है, तो फिर आपके पास तो बहुत क्रूशल टाइम है कि आप लोग सही से और अच्छे से पढ़ाई करें, ताकि ये सारे, अगर इनमें से कोई भी फॉर्म निकलते हैं गवर्नमेंट का तो आप उसके वक्त ही भरें और फिर उसके बाद एग्ज़ाम को क्लियर करें। तो बताता हूँ मैं आप लोगों को क्या क्या आता है आप लोग के इस एग्ज़ाम में। तो देखिए यहाँ पे पहला पार्ट में बता देता हूँ कि फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। तो ये सिलेबस का पार्ट 1 है जिसमें सिलेबस हम डिस्कस करेंगे लाइब्रेरी का। तो देखिए बहुत सारा पोर्शन जो है आप लोगों का लाइब्रेरी साइंस का इसमें आता है। तो इन सबको जो प्रीवियस वाला मैंने बताया था और बाकी जो आगे हम बताएंगे KVS और बाकी जो सिलेबस है, तो आप लोग देखेंगे कि काफ़ी सारी सिमिलैरिटीज़ हैं। तो बहुत कुछ चीज़ें हैं जो कि वेरिएशन देखने को मिलता है, बाकी सब सेम रहता है। तो आप लोग अगर एक पेपर के लिए पढ़ रहे हैं, लाइब्रेरी साइंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप लोगों का ऑलमोस्ट सबके लिए ही हो जाएगा। बट हाँ, डिफ़िकल्टी लेवल जो होता है वो एग्ज़ाम टू एग्ज़ाम वेरी करता है, तो इसके ऊपर भी आप लोग को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो पहला इसमें जो यूनिट इसमें है वो है लाइब्रेरी एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन। आई होप आपने इस सबको पढ़ रखा होगा, जैसे कि सोशल एंड हिस्टोरिकल फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी, डिफरेंस टाइप ऑफ लाइब्रेरी भी पढ़ रखा होगा, पब्लिक, स्पेशल। तो ये सारी चीज़ें भी आपने देखा होगा। रोल ऑफ UGC, रोल ऑफ लाइब्रेरी इन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजुकेशन। तो ये सारी चीज़ें देखिए, शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर, ये सब आपको एक मतलब स्पेशल रेफरेंस के तौर पे पढ़ना पड़ेगा। बाकी हम आपको ब्रीफ में बता रहे हैं क्योंकि ये सारा आप लोग स्क्रीनशॉट लेके और आप लोग लिख सकते हैं कहीं पे कि क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो यूनिट 2 में है नॉर्मेटिव प्रिंसिपल ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। इसमें देखिए 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, ये मैंने बताया था आप लोगों को, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, वो किसी भी एग्ज़ाम में आप पढ़ें वो आप लोगों के लिए हमेशा ही मतलब एक सोर्स ऑफ क्वेश्चन बन के आता ही है। जैसे कि आप लोगों का लॉज ऑफ लाइब्रेरी बता दिया, आपका टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी आ गया। तो ये सारी चीज़ें ये तो बहुत ही बेसिक हैं, तो ये आपके हमेशा ही हर जो चीज़ें होती हैं उनमें देखने को ही मिलेगा। तो ये सब आप देख लें और बाकी आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलते हैं यूनिट 4 पे, लॉ रिलेटेड टू लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा लॉज भी आते हैं कि कौन से जैसे यहाँ पे देखिए 3rd नंबर पे लिखा है महाराष्ट्र पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट।
तो महाराष्ट्र पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट कब लागू हुआ, इससे पहले मतलब इसका नाम क्या था, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे पूछा जाएगा। फिर प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट, ये सारी चीज़ें, कॉपीराइट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसको मैंने एमसीक्यू फॉर्मेट में जब हम BLIS का प्रिपरेशन करा रहे थे तो उसमें काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया था क्वेश्चन वाइज में, तो आप लोग उसको देख के अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। यूनिट 5 में देखिए यहाँ पे है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशन। तो यहाँ पे सारी चीज़ प्रोफेशन से रिलेटेड आ जाता है। लाइब्रेरी में अगर आप मतलब वर्क करते हैं, जैसे प्रोफेशनल एथिक्स आ गया, प्रोफेशन एसोसिएटेड टू देयर रोल्स, फिर नेशनल इंटरनेशनल लाइब्रेरी एसोसिएशन, ये सारी चीज़ें, प्रोफेशनल एजुकेशन एंड रिसर्च, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद हम चलते हैं 6th वाले पे। 6th वाले पे देखिए यहाँ पे है प्रमोशन ऑफ प्रोमोटर्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज। तो इसमें नेशनल लेवल प्रोमोटर्स जैसे RRRLF, तो ये मैंने बताया था जब मैं आप लोगों को क्वेश्चन आंसर करवा रहा था। तो आप लोगों का होमवर्क है RRRLF का फुल फॉर्म क्या होता है, और ये नेशनल लेवल पे बहुत अच्छे से मैंने ये वाला बताया था। इंटरनेशनल लेवल पे यूनेस्को का तो आप लोग को ऑलरेडी आई थिंक आप लोगों को पता होगा, बट आप चाहें तो इसका भी लिख सकते हैं, बट RRRLF का तो फुल फॉर्म आप लिख ही दें। तो आगे चलते हैं और क्या है इसमें। 7th यूनिट में आप देखिए यहाँ पे है पब्लिक लाइब्रेरी, पब्लिक रिलेशन एंड एक्सटेंशन एक्टिविटीज़। तो यहाँ पे डेफिनेशन, फैक्टर्स एंड प्रोग्राम्स, तो ये सारी चीज़ें, लाइब्रेरी पाथ फाइंड, ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेगा आप लोगों को। फिर आते हैं यूनिट पार्ट 2 पे, दैट इज़ नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड रिट्रीवल। नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड रिट्रीवल पूरा इसमें है। तो देखिए पहला ही इसमें यूनिट जो है वो है यूनिवर्स ऑफ नॉलेज। यूनिवर्स ऑफ नॉलेज यहाँ पे जैसे कि डिफरेंट टाइप ऑफ सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पे मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट हो गया, स्ट्रक्चर एंड एट्रीब्यूट्स हो गए। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। आगे देखते हैं यहाँ पे यूनिट 2 में है बिब्लोग्राफिक डिस्क्रिप्शन। बिब्लोग्राफी के बारे में काफ़ी अच्छे से हमने बताया था। तो यहाँ पे भी आप लोग को, आप जब पढ़ेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। नॉर्मेटिव प्रिंसिपल ऑफ कैटलॉगिंग, तो ये सारी चीज़ें, स्टैंडर्ड कोड ऑफ कैटलॉगिंग, तो सारी चीज़ें यहाँ पे इससे रिलेट करती हैं। फिर मेथड ऑफ नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन, तो यहाँ पे आप लोगों को देखिए क्या क्या देखने को मिल रहा है। मेथड जैसे कि जनरल थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, फिर नॉर्मेटिव प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन, स्पेशल लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, तो ये सारे क्या है, मेथड ऑफ नॉलेज क्लासिफिकेशन के पार्ट हैं। तो ऐसे करके आप पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ इसी के अंदर है नोटेशन आ गया, आप लोग का डिज़ाइन आ गया, तो ये सारी चीज़ें इसमें और आ जाता है। फिर सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन, जिसमें प्रिंसिपल ऑफ सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन, सब्जेक्ट हेडिंग लिस्ट एंड देयर फीचर, तो ऐसे करके आप लोगों का ये वाला भी पार्ट ख़त्म हो गया। बाकी आते हैं पार्ट 3 पे, जिसमें है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेसिक। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में ज़्यादातर ये जो कंप्यूटर से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो सब इसमें आ जाती हैं। तो जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो यहाँ पे डेफिनेशन, नीड, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स, तो ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। तो जब आप लोग अगर मतलब CCC या फिर मैंने बता रखा है CCC या ECC या फिर O लेवल या PGDCA ये सब कर रहे हो, अगर आपने कर रखा होगा तो आप लोगों को ये वाला जो यूनिट है, ये वाला पार्ट, ये काफ़ी अच्छे से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो आगे देखते हैं इसमें और क्या है। देखिए बेसिक कंप्यूटर बेसिक, तो ये देखिए कितना आसान है। फिर कंप्यूटर आर्किटेक्चर, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर, तो ये सब भी बहुत मतलब बेसिक है। अगर आप लोगों ने, मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा आप ना CCC तो कर ही लें, क्योंकि फिर आप लोगों का क्या होगा, एक अच्छा सा मतलब बेस बन जाएगा कंप्यूटर नॉलेज में। फिर आप लोगों को ये सारे जो यूनिट है ये वैसे ही आप लोगों के कवर हो जाएंगे। फिर देखिए सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर के बारे में मैंने पहले ही बता रखा था। MS ऑफिस पैकेज, फिर DBMS पैकेज, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलें, ये सारी चीज़ें आप लोग को पढ़ना है। फिर आते हैं यूनिट 7 पे, कंप्यूटर एप्लीकेशन टू लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन वर्क। इसमें हाउस कीपिंग और ऑपरेशन वगैरह आपने पढ़ा होगा।
फिर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जिसमें नेटवर्क्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये सारी इंटरनेट, ये सब सारी चीज़ें आपने पढ़ी होंगी। फिर आते हैं इसमें, ये ख़त्म हो गया आप लोगों का। अब आ गए हैं हम लोग पार्ट 4 पे, मैनेजमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर इंस्टीट्यूट। देखिए मैं आप लोगों को सिर्फ बता रहा हूँ, क्योंकि अगर पूरा डिटेल में मैं बताने लग गया तो ये वीडियो बहुत लंबा खिंच जाएगा। तो आप लोगों को एक ओवरव्यू दे रहा हूँ इस वीडियो में कि कौन कौन से टॉपिक आप लोगों को पढ़ने हैं, और ये सब हम लोग पढ़ाएंगे भी आप लोगों के स्पेशल रिकमेंडेशन पे। आप लोग कमेंट करें, हम लोग ये सारा जो भी लाइब्रेरी साइंस का है इसका स्पेशल क्लासेस लेके आएंगे। और ये सारे जो एग्ज़ाम है, एक बार हम लोगों का ये वाला सीरीज़ का कंप्लीट हो जाए जो सिलेबस का है, ताकि आप लोगों को हर जो जैसे KVS हो गया, NVS हो गया, इन सब का सिलेबस आपके पास हो, और फिर आप लोग क्या करें, उनको मैच करके और फिर हमारे चैनल से आप लोग पढ़ाई करें उसके लिए। तो ये हमारा पूरा टारगेट है। और हमने व्हाट्सअप ग्रुप भी बना दिया था जिस पे इन्फॉर्मेशन जो स्टूडेंट उस पर अवेलेबल नहीं हो पाते थे टेलीग्राम पे, तो उनके लिए व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा है। उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसमें पहला यूनिट जो है वो है मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट के पूरे इसमें चीज़ें आ जाती हैं, ये सब देख लें आप लोग। फिर दूसरा यूनिट है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। पहला मैनेजमेंट, फिर दूसरा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो ये दोनों आप लोग इसमें देख लें क्या क्या चीज़ें आती हैं। ह्यूमन रिसोर्स मतलब जॉब से रिलेटेड, कि जॉब कैसे जॉब होना चाहिए, रोटेशन होना चाहिए, इवैल्यूएशन होना चाहिए, वो सब किसका होता है, वो ह्यूमन का ही होता है। तो इसमें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का है। फिर आते हैं इसके अगले टॉपिक पे। देखिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पे और भी चीज़ें हैं यहाँ पे, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ये सारी ह्यूमन से रिलेटेड है। फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, अब पैसों का मैनेजमेंट। फिर रिपोर्टिंग करना, जैसे टाइप ऑफ रिपोर्टर्स, एनुअल रिपोर्टर्स, तो लाइब्रेरी स्टैटिस्टिक, ये सारी चीज़ें। रिपोर्ट मतलब लास्ट में फिर पब्लिश करना कि इतने का ये आया, इतने मतलब हमने जो था हमने ह्यूमन रिसोर्स पे खर्च किए, इतने हमने बुक पे खर्च किए। आगे देखिए इसमें है सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन। तो लाइब्रेरी, जैसे लाइब्रेरी एज अ सिस्टम, फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, फिर डिसीजन टेबल, तो ये पूरा चीज़ें इसमें आ जाता है। फिर आते हैं डेटा फ्लो डायग्राम। फिर आता है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, जिसमें टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट आपने पढ़ा भी होगा। हमने इस पे ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चन बनाए थे जब क्वेश्चन का आप लोग का सीरीज चल रहा था। तो ये पूरा यहाँ पे देख ले आप लोग। फिर आते हैं इसमें, देखिए 7th यूनिट पे, जिसमें है लाइब्रेरी हाउस कीपिंग ऑपरेशन। इसमें पूरा इसमें आ जाता है, जैसे बुक ऑर्डरिंग आ गया, फिर टेक्निकल प्रोसेसिंग आ गया, सीरियल कंट्रोल आ गया, स्टॉक वेरिफिकेशन, इवैल्यूएशन एंड वीडिंग, ये पूरा मैंने पढ़ा रखा है आप लोगों का। और हम लोग स्पेशली फिर से इस पे नोट भी बना के लाएंगे, तो जुड़े रहें हमारे चैनल से। फिर है इसमें प्लानिंग में आ जाता है, जैसे मैनेजमेंट का ही पार्ट है ये भी, तो ये पूरा प्लानिंग का आ गया। उसके अलावा देखिए क्या है इसमें, ये भी प्लानिंग का ही पार्ट है। बिल्डिंग से रिलेटेड हो गया, इक्विपमेंट क्या होना चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट में हमें कैसे चीज़ों को कंट्रोल करना है, ये सब प्लानिंग का पार्ट है। फिर मैनेजमेंट ऑफ चेंज, तो इसमें क्या है, जैसे कि प्रॉब्लम ऑफ इनकॉर्पोरेशन चेंज, फिर टेक्निक्स ऑफ मैनेजिंग चेंज, तो ये सारी चीज़ें चेंज, मैनेजमेंट ऑफ चेंज में आता है। फिर आते हैं आपका पार्ट 5 पे, जिसमें हमारा आ जाता है इंफॉर्मेशन सोर्स एंड सर्विसेज। तो इसमें देखिए रेफरेंस एंड इंफॉर्मेशन सोर्स आ गया। रेफरेंस एंड इंफॉर्मेशन सोर्स में जैसे नॉन डॉक्यूमेंट्री इंफॉर्मेशन सोर्स, रेफरेंस सोर्स में बहुत सारी चीज़ें आ गई, जैसे ईयर बुक हो गया, पेटेंट हो गया, तो इतनी सारी चीज़ें हो गई। फिर इसके अलावा डॉक्यूमेंट्री सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, प्रिंट, नॉन प्रिंट, तो आपने ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी बता रखा है, बट फिर भी आप लोगों के लिए है ये। अब आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाएं। फिर यहाँ पे आता है रेफरेंस सर्विसेज के बारे में। रेफरेंस सोर्स एंड रेफरेंस सर्विस आपको ऑलरेडी हमने मतलब वो करवा रखा है डिफरेंसेस, और बाकी यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो खुद ही समझ में आ जाएगा। हम पढ़ाएंगे तो आपका क्रिस्टल क्लियर करेंगे उस टाइम। फिर आते हैं इन्फॉर्मेशन सर्विस एंड प्रोडक्ट, इसमें आ जाता है इन्फॉर्मेशन सर्विस एंड प्रोडक्ट। अब आते हैं आगे, देखते हैं और क्या है इसमें, इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड देयर सर्विस, तो ये पूरी चीज़ें इसमें आ गई। उसके अलावा देखिए पार्ट यहाँ पे 6 में लाइब्रेरी यूज़र में आ जाता है टेक्निक्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर सर्वे, जैसे परफॉर्मा मेथड,
परफॉर्मा मेथड, फिर इंटरव्यू मेथड, रिकॉर्ड एनालिसिस मेथड। तो ये सब चीज़ें यूज़र स्टडी से रिलेटेड है। जैसे कि मान लीजिए आपका स्टूडेंट जो यूज़र है वो किस चीज़ में इंटरेस्ट रखता है, कौन सी बुक पढ़ना चाहता है, तो इन सब चीज़ों का एक मेथड तैयार करते हैं कि उनका इंटरेस्ट ऑफ क्या है। तो इसके अकॉर्डिंग जो लाइब्रेरी होती है अपना जो डॉक्यूमेंट होता है उसको कलेक्ट करती है। तो ये पूरा इसमें आ जाते हैं। फिर इसमें देखिए और भी चीज़ें हैं, जैसे कि इंफॉर्मेशन यूज़र एंड देयर इंफॉर्मेशन नीड, इंफॉर्मेशन यूज़र और उसका नीड। फिर आता है यूज़र एजुकेशन। यूज़र एजुकेशन का मतलब यूज़र का कितना लेवल ऑफ एजुकेशन है। वो जैसे मान लीजिए वो पीएचडी कर रहा है और आप लोगों के पास उस लेवल की बुक ही नहीं है, तो फिर क्या होगा, उसके लिए तो कोई मतलब की बात ही नहीं रहेगी लाइब्रेरी। तो इसीलिए यूज़र एजुकेशन को भी ध्यान में रखा जाता है जब लाइब्रेरी सेटअप करते हैं। तो और यूज़र स्टडी, अब उसके स्टडी फील्ड कौन कौन से हैं, तो ये सब चीज़ें भी, जैसे यहाँ पे मेथड एंड टेक्निक ऑफ यूज़र स्टडी। यहाँ पे देखिए यहाँ पे है इवेल्युएशन ऑफ यूज़र स्टडी। तो ये सारी चीज़ें यूज़र स्टडी से रिलेटेड है। तो ये पूरी बात यहाँ तक आ गई। अब ये पूरा लाइब्रेरी साइंस का पार्ट था। तो ये देखिए स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन 2020 to 21, ये पूरा स्कीम है। यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देता हूँ क्या क्या चीज़ें आप लोगों को पढ़नी है और कितने नंबर के क्या होगा, ये पूरी बात इसमें मैं डिस्कस करने वाला हूँ। जैसे यहाँ पे टेस्ट है, देखिए पार्ट 1, यहाँ पे कंपोनेंट ऑफ टेस्ट, रीजनिंग एबिलिटी, फिर नंबर ऑफ क्वेश्चन 10 रहेगा, टोटल मार्क्स जो रहेगा वो भी 10 रहेगा, और ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट जो रहेगा वो 3 घंटे का रहेगा। द टेस्ट विल बी ऑफ 3 आवर्स ड्यूरेशन विदाउट एनी ब्रेक। अब यहाँ पे देखिए ये पूरा रीजनिंग का हो गया। रीजनिंग के बाद पार्ट 2 में है देखिए जनरल अवेयरनेस, जिसके 10 क्वेश्चन रहेंगे और नंबर ऑफ जो मार्क्स भी 10 ही रहेगा। और यहाँ पे जो था विदाउट एनी टाइम लिमिट फॉर ईच पेपर, ईच पार्ट ऑफ द टेस्ट इंडिविजुअली। मतलब आप चाहें तो इस पे 10 मिनट या 1 घंटा लगा दे, उसमें 2 मिनट या 10 घंटे लगा दे, तो ऐसे करके मतलब 3 घंटे का पेपर है तो 3 घंटे चाहे तो आप लोग एक ही सब्जेक्ट से लाइब्रेरी साइंस पे लगा दें, उनको कोई दिक्कत नहीं है, बट आप लोगों को पूरा ही करना पड़ेगा। फिर देखिए पार्ट 3 में है टीचिंग एप्टीट्यूड, जिसमें आप लोगों का साइकोलॉजी के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। मतलब टीचिंग एप्टीट्यूड कि आप कैसे टीच करते हैं, पढ़ाई कैसे अगर मान लीजिए आप लोग एज अ टीचर हैं तो आप किस तरीके से बच्चों से डील करेंगे। तो वो सारी चीज़ें 15 नंबर की क्वेश्चन रहेगा और 15 नंबर के आप लोगों का ये पूरा रहेगा। अब पार्ट 5 में देखिए सब्जेक्ट नॉलेज आप लोगों का इसका है, जो आप लोगों का लाइब्रेरी साइंस, जैसे आप लोग लाइब्रेरी साइंस से बिलोंग करते हैं तो आप लोगों का सब्जेक्ट नॉलेज लाइब्रेरी साइंस रहेगा, जिसके 100 क्वेश्चन होंगे और 100 मार्क्स का रहेगा। तो देखिए टोटल 135 हो गया, पर इसमें और भी चीज़ें हैं। जैसे पार्ट 5 में आते हैं तो लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी आ जाता है, जिसमें मैंने पहले ही आपको लोगों को बता रखा था, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश एंड रीजनल लैंग्वेज आ जाता है 15 मार्क्स के। और फॉर ई सब्जेक्ट रीजनल लैंग्वेज का दिस पार्ट इज़, इसमें देखिए क्वालिफाई इन द नेचर ओनली विद मिनिमम 33 आउट ऑफ, यहाँ पे देखिए 33 आपका आना चाहिए मिनिमम, जिसमें 3rd मार्क्स होना चाहिए। देखिए यहाँ पे 45, पहले यहाँ पे बता देता हूँ आप लोगों को, ये 45 नंबर का ही पेपर होता है, जिसमें जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज आते हैं। तो आप लोगों का 135, 45 और ये 15 रीजनल लैंग्वेज का आप कलेक्ट कर लें तो 200 मार्क्स हो जाते हैं। 200 नंबर का पेपर होता है पूरा, और ये पूरा यहाँ पे था। फिर ईच लैंग्वेज पार्ट 1, पार्ट जो 4 है, ये सब आ जाता है। द कैंडिडेट्स विल बी इवेल्युएटेड इफ़ ही शी फेल टू अटेन क्वालिफाई पार्ट इन 5। जैसे आप लोगों का पार्ट 5 कौन सा है, पार्ट 5 आप लोग देखिए पार्ट 4 है ये, पार्ट 5 आप लोग का ये है। तो अगर आप इसमें मतलब फेल हो जाते हैं पार्ट 5 में, जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी और रीजनल लैंग्वेज में, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, द कैंडिडेट्स विल नॉट बी इवेल्युएटेड इफ़ ही शी फेल टू अटेन क्वालिफाइंग मार्क्स इन पार्ट 5। अगर आप लोग इसमें फ़ेल हो जाते हैं तो आप लोग का इवेल्युएशन नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 45 नंबर और वो जो 15 नंबर है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो आप लोग इसके ऊपर भी बहुत फोकस करें। तो जितने भी सिलेबस हम लोग आप लोगों को करवा रहे हैं, इस सिलेबस को सिर्फ दिखाने के लिए नहीं करवा रहे, इनका हम लोग आप लोगों को थ्योरी क्लासेस भी देंगे, प्लस आप लोगों को नोट भी मिलेगा।
जो हमारा चैनल है व्हाट्सअप का चैनल, या फिर व्हाट्सअप पे या फिर आप लोग हमारे चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि टेलीग्राम पे, वहाँ पे आप लोग को पीडीएफ मिला करेगा और यहाँ पे आप लोग लेक्चर देख सकते हैं। तो ये पूरी मतलब लेक्चर के साथ साथ क्वेश्चन भी करवाते चलेंगे, ताकि आप लोग एग्ज़ाम के लिए अच्छे से तैयारियाँ होते चले। तो ये पूरा स्ट्रैटेजी है। आई होप आप लोग को अच्छा लग रहा होगा। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।